नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे से हूं मैं। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक इतिहास अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं, जो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मैक्सिमम हमने सारे वही पॉइंट लिखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हमने सारे की पॉइंट निकाल के लिखे हैं जो परीक्षा में 90% प्रश्न सारे यहीं से आपको मिल जाते हैं। तो हमने वही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। आगे देखिए, समझते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं इसको क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों उसको लाने की जरूरत पड़ी थी। देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। तो आजाद होने के बाद में हमारे देश में देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो इस पर विचार होने लगी और उसके विषय में योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो इसीलिए जब 5 साल की एक योजना बनाई जा रही थी तो उसी को नाम दिया गया था पंचवर्षीय योजना। तो आज ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए देखिए पंचवर्षीय योजना। देखिए, सबसे पहले हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चलती है, तो सबसे जो पहली पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है, तो देखिए 1951 से लेकर के 1956 तक हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना चलती है। अब यहाँ से देखिए, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम कब से कब तक रहा था, तो 1991 से 1956 तक रहा था। अब देखिए, दूसरा है पॉइंट कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। कई बार परीक्षा में ये रिपीट किया है, प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो यानी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसको ध्यान रखना है, आप स्टार लगा दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे है, देखिए इसका उद्देश्य क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। इसमें उद्देश्य था कि कृषि और सिंचाई क्षेत्र का विकास करना। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना है क्योंकि देश में खाद्यान्न की समस्या बनी हुई है। तो इसमें ये देखा गया कि भारत सरकार जो थी वो खासकर यानी कृषि पर ज्यादा विशेष ध्यान देने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या बनी हुई थी। तो इसलिए यानी भारत सरकार जो पहले थी, वो जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने जो है सबसे पहले किस पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया, कृषि पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया। कृषि के साथ साथ में हालांकि सिंचाई में भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था, तो उसके लिए काफी परियोजनाएं भी चलाई गई थी। आगे हम समझते हैं। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य कितना रखा गया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2.1% जो है रखा गया था। और इसमें प्राप्ति कितना हुआ था, तो प्राप्ति 3.6% जो है प्राप्ति हुआ था। तो देखिए, लक्ष्य 2.1% रखा गया है, अब प्राप्ति 3.6% हुआ, यानी लक्ष्य के ऊपर जो हो गया। तो ये एक लगभग कैसी योजना रही थी, सफल योजना रही थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल योजना रही थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कैसी रही, सफल योजना रही थी। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य क्या था, तो इसमें देखे होंगे अभी हमने बताया कि सिंचाई क्षेत्र में भी काम किया था। तो सिंचाई परियोजनाओं की क्या की गई थी, इसमें स्थापना की गई थी। यानी किस पंचवर्षीय योजना के तहत, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत सिंचाई परियोजनाओं की क्या की गई, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, जैसे इसमें देखे होंगे सिंचाई परियोजना में हीराकुंड बांध बनाया गया था, दामोदर घाटी परियोजना चलाई गई थी और भाखड़ा नागल परियोजना भी इसमें जो है यानी स्थापना की गई थी सभी की। तो ये ऐसी जो है परियोजनाएं चलाई जा रही थी किस पंचवर्षीय योजना के तहत, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। इसमें कोई भी एक आपसे परियोजना दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई गई या फिर लाई गई। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे आइए देखिए, एक बात है यहाँ पर, देखिए जो बांध उस समय बन रहे थे, तो बांधों को नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसको जो है ये प्रश्न पूछा हुआ है, शायद किसी एग्जाम में हमने देखा है कि बांधों को नेहरू जी ने आधुनिक भारत का क्या कहा है, तो मंदिर कहा है क्योंकि उस समय जो बड़े बड़े डैम बन रहे थे, तो वही हमारे जो बांध हैं उनको नेहरू जी ने क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। नेक्स्ट आगे देखिए, 1952 और 1952 में हमारी सामुदायिक विकास प्रोग्राम शुरू किया जाता है जिसका फुल फॉर्म है सीडीपी। और सीडीपी का फुल फॉर्म जो हो जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब शुरू किया जाता है, तो ये जो है देखिए 1952 में शुरू किया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि यानी सीडीपी किस वर्ष लाया गया था, तो सीडीपी 1952 में लाया गया था। सीडीपी का फुल फॉर्म अगर पूछे आपसे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, हिंदी में बात करें, सामुदायिक विकास प्रोग्राम शुरू किया गया। किसके सहयोग से शुरू किया गया, तो यूएसए के सहयोग से शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना सारे जितने हम की पॉइंट जो हैं सारे हमने यहाँ पे चर्चा कर लिए। अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक चलती है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक चलती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसमें उद्योगों एवं खनिजों का क्या करना था, इसमें विकास करना था। क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को खासकर विशेष बढ़ावा दिया गया था और खनिज यानी खनिजों का क्या करना था, विकास करना था। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था, तो लक्ष्य रखा गया था 4.5% और प्राप्ति कितनी हुई थी, तो 4.2%। तो लगभग इसको हम सफल योजना मान सकते हैं, क्योंकि लगभग 4.5% लक्ष्य रखा गया है और 4.2% लगभग हमें प्राप्ति हो चुकी थी, तो हम इसको लगभग सफल योजना मानते हैं। अब देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लौह इस्पात कारखाने क्या किए गए थे, स्थापित किए गए थे। ये किस, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न कि लौह इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए हैं। अब देखिए, लौह इस्पात कारखाने कौन कौन से हैं, तो एक देखिए भिलाई इस्पात कारखाना है, और भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया था। यहाँ से देखिए, ये तीनों में से इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा घुमा के पूछ लेता है कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। किसके सहयोग से बनाया गया था, तो रूस के सहयोग से बनाया गया था, यानी यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट अगला हमारा आता है दुर्गापुर इस्पात कारखाना, और ये कहां पर स्थित है, तो ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, और ये किसके सहयोग से बनाया गया, तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बनाया गया। नेक्स्ट अगला आता है हमारा राउरकेला इस्पात कारखाना। और राउरकेला इस्पात कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसकी सहमति से बनाया गया था, जर्मनी के सहमति से ये बनाया गया था। कौन सा, राउरकेला इस्पात कारखाना। नेक्स्ट और देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो क्या होता है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की जाती है। अगर ये पूछा जाए प्रश्न कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। किस वर्ष की गई, तो ये भी आप थोड़ा याद रखिए कि 1956 में की गई है। कौन से, खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना कब की गई, 1956 में की गई है। नेक्स्ट आगे लेता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी क्या किया गया था, अपनाया गया था। जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उसको किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या गया, अपनाया गया है। देखिए, जबकि हम बात करें कि यूएसएसआर यानी रूस की अगर हम बात करें, तो रूस की जो वहां की कैसी समाजवादी व्यवस्था है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत क्या है, भारत दोनों का मिक्सअप है, यानी भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये पूछा गया है कि यानी किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसको अपनाया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। नेक्स्ट अब इसमें देखिए, एक नोट डाल के बात लिखी है, जो फर्स्ट औद्योगिक नीति थी, ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न कि फर्स्ट जो औद्योगिक नीति थी वो जो है कब अपनाई गई थी, तो 1948 ईस्वी में। देखिए, फर्स्ट औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में अपनाई गई। द्वितीय जो औद्योगिक नीति है ये 1956 ईस्वी में अपनाई गई। देखिए, दोनों में थोड़ा ध्यान रखना है, फर्स्ट 1948 है, द्वितीय 1956 है, और नई औद्योगिक नीति एक आती है, और नई औद्योगिक नीति कब आती है, 1991 ईस्वी में आई थी। ये तीनों थोड़ा औद्योगिक ध्यान रखना है कि फर्स्ट 1948 है, द्वितीय 1956 है, और तृतीय कब आता है, 1991 ईस्वी में नई औद्योगिक नीति आती है। नेक्स्ट उसके बाद में आती है हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना, और ये कब से कब तक प्रारंभ चलती है, तो ये जो है 1961 से प्रारंभ होती है, 1966 तक ये चलती है। कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजना, कौन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास करना था। अब जरा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखिए कृषि को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
यानी यहाँ पर देखिए उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को और साथ साथ में उद्योगों को, यानी दोनों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। तो इसका जो है उद्देश्य किसका, तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों को क्या किया गया था, यानी बढ़ावा दिया गया था, विकास किया गया था। अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य क्या किए गए थे, तो इसमें आईडीबीआई की स्थापना की गई थी। कब की गई, तो 1964 में की गई। कभी कभी आईडीबीआई का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसकी कब स्थापना की गई, 1964 में की गई, यानी 1964 में इसकी स्थापना की गई। अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही बोकारो स्टील प्लांट भी क्या किया गया था, बनाया गया था। कई बार परीक्षा में पूछा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया। किसके सहयोग से बनाया गया था, तो ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला है देखिए इसमें क्या होता है, 14 जनवरी 1965 ईस्वी में एफसीआई की क्या होती है, स्थापना होती है। एफसीआई जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी कब स्थापना होती है, तो 14 जनवरी 1965 ईस्वी की क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, पूछा जा सकता है प्रश्न में, एग्जाम में। नेक्स्ट अगले देखिए 1965। अब नेक्स्ट 1965 में कृषि कीमत आयोग की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। कब, 1965 में कृषि कीमत आयोग की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। उसी के बाद में आगे हमारा पॉइंट है 1985 ईस्वी में जो कृषि कीमत 1965 में जो कृषि कीमत आयोग की जो स्थापना की गई थी, जो कृषि कीमत आयोग जो बना था, उसका 1985 में क्या कर दिया जाता है, नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। और उसका नाम जो परिवर्तन किया गया तो उसका नाम क्या हो गया, सीएसीपी। सीएसीपी, कभी कभी सीएसीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म है यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो इसका ये कभी कभी फुल यहाँ से फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आप रखना सीएसीपी का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और इसमें क्या कार्य किया गया था, इसमें एमएसपी की यानी स्थापना की सिफारिश की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत एमएसपी स्थापना की क्या की गई थी, सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है एमएसपी वर्तमान में कितने फसलों के लिए जारी किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये शायद उसमें लेखपाल का एग्जाम जो हुआ था उसमें प्रश्न पूछा हुआ था कि एमएसपी वर्तमान में कितने फसलों के लिए जारी की जाती है, तो 22 फसलों के लिए जारी की जाती है। नेक्स्ट है आगे देखिए गन्ना जो है एफआरपी, इसका फुल फॉर्म क्या पूछ लिया था, तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका क्या है, उचित लाभकारी मूल्य। नेक्स्ट है उसके बाद में ये घोषणा कब होती है, तो CCEA आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल बैठक की समिति होती है, और उसी में जो है ये सब सारे फैसले लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आगे देखिए, अब आता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है 5.6% रखा गया था, मगर इसमें जो है प्राप्त कितना हो पाया था, तो 2.8% ही प्राप्त हो पाया था। देखिए लक्ष्य जो है रखा गया था 5.6%, मगर प्राप्ति कितनी हो पाई थी, तो प्राप्ति 2.8% की हो पाई थी, तो ये लगभग असफल योजना ही हो गई थी। क्यों, अब देखिए इसके कुछ कारण दे रखे हैं कि ये योजना क्यों असफल योजना हो गई थी। तो देखिए कारण है 1962 में, तो 1962 में भारत और चीन का क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद में 1965 में भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, युद्ध होता है। तो ये और भी कारण है, जैसे 1965 और 66 में भारत में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो कई कारण थे जो भारत कई समस्याओं से जूझ रहा था। एक तो चाइना हम लोगों पे अटैक कर दिया था, दूसरा पाकिस्तान हम लोगों से युद्ध कर रहा था, और तीसरा भारत में अकाल पड़ा हुआ था। तो इसलिए हम जो तीसरी पंचवर्षीय योजना कैसी हो गई थी, असफल योजना हो गई थी। कई बार ये परीक्षा में पूछा हुआ है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है असफल योजना रही थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कैसी रही, असफल योजना रही है। नेक्स्ट आगे इसमें देखिए फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश योजना आता है, यानी प्लान हॉलीडे आता है, और ये कब से कब तक चलता है, तो 1966 से लेकर के 1969 तक चलता है, यानी 3 साल जो क्या चलता है। क्योंकि आप भारत में देखिए, भारत में क्योंकि भारत तंगी से जूझ रहा है, तो भारत उस समय जो तंगी से जूझ रहा है, तो उसमें पंचवर्षीय योजना बनाने भर के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं था कि 5 साल के लिए योजना भारत सरकार बना सके। तो इसीलिए उसने एक साल के लिए योजनाएं बनाना प्रारंभ किया था। तो उसको जो एक साल के लिए, क्योंकि वो पंचवर्षीय योजना में नहीं काउंट किया गया था, तो इसलिए उसको योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें देखिए योजना अवकाश में क्या क्या काम किया गया था, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से जो है काम देखिए, इसमें हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन जो है लाया गया था, और
इसकी जो शुरुआत है, हरित क्रांति की शुरुआत है कहां से की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है मैक्सिको से की गई थी। और मैक्सिको यानी और जो मैक्सिको से शुरुआत इसकी की गई थी, हरित क्रांति की शुरुआत कहां से? मैक्सिको से की गई है। मगर शुरुआत करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, जो विश्व में हरित क्रांति के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये कहां के रहने वाले वैज्ञानिक थे? तो ये यूएसए के वैज्ञानिक थे, है ना। नेक्स्ट है अगला देखिए, 1970 ईस्वी में शांति का नोबेल मिला हुआ था। नेक्स्ट है अगला है, देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? क्योंकि विश्व में हरित क्रांति का जनक तो हम डॉक्टर किसको मानते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। मगर भारत में हरित क्रांति का जनक हम किसे मानते हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक हम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मानते हैं। नेक्स्ट है आगे देखिए, कब शुरुआत होती है? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 1960 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? भारत के पंजाब राज्य से शुरुआत होती है इसकी। नेक्स्ट है, अब देखिए भारत में जो हरित क्रांति है वो औपचारिक रूप से 1966 और 67 से ही प्रारंभ हुआ था। अब इसके देखिए कौन सा औपचारिक रूप, कभी कभी ये शायद पूछ लिया था है कि औपचारिक रूप से प्रारंभ कब हुआ था? तो 1966 और 67 में ही प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट अब देखिए आते हैं हमारे यहाँ से चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये सारे कार्यकाल हुए हैं। अब यहाँ से समझ लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए हमारा जो योजना अवकाश जो आया था, योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक चला था। तो उसके बाद में हमारी फिर अगली पंचवर्षीय योजना बनाई गई, और वो कौन सी पंचवर्षीय? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें देखिए 1900, क्योंकि 69 यहाँ देखिए समाप्त हो रहा है और यहाँ 69 से शुरू हो रहा है, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का अगली पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक ईस्वी तक चली है। नेक्स्ट है, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित है। कई बार परीक्षा में ये पूछा हुआ है कि डी.आर. यानी चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित है। अगला है देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसमें उद्देश्य इसका था कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, क्योंकि इसमें देखिए हमारे चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत ने ये कह दिया था कि सभी को आत्मनिर्भर बनना है। तो ये आत्मनिर्भरता यानी स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता का इसमें जो है ये उद्देश्य दिया गया था इसमें। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना में, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है ये प्रश्न कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, यानी 1969 ईस्वी में किया गया। अब देखिए 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, और श्वेत क्रांति को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1970 ईस्वी में होती है, और इसको किस नाम से जानते हैं? तो यानी किसको? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। अब श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो क्योंकि ये बात कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। आगे देखिए, नेक्स्ट है देखिए 1969 ईस्वी में ही हमारी जो हमारा देश का इसरो है उसकी क्या होती है? स्थापना होती है। यानी देखिए 1969 ईस्वी में इसरो की क्या होती है? स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर है। नेक्स्ट है, और 1971 में भारत और पाकिस्तान का क्या होता है? फिर युद्ध होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, और यहाँ पर 1971 में भारत और पाकिस्तान का फिर युद्ध होता है। तो ये आज हमारी प्रमुख योजनाएं थी। हमने यहाँ पे 4 योजनाओं को कवर कर पाए हैं, बाकी की योजनाएं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सारे वही पॉइंट हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये सारे की पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ से देखे होंगे, आप खुद ही नोटिस किए होंगे कि यहाँ से परीक्षा में बार बार यहीं से सारे प्रश्न मिल जाते हैं। बाकी की योजनाएं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करें आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।